हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, यानी कि दो दिशा में प्रत्यास्थ संघट। तो दो दिशा में प्रत्यास्थ संघट कैसे होगा जरा उसको समझते हैं। पहले हम लोग हेडिंग को डाल लेते हैं थोड़ा सा। इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इन टू डायमेंशन, यानी कि दो दिशा में प्रत्यास्थ संघट, दो दिशा में प्रत्यास्थ संघट। तो इसके लिए दो दिशा में प्रत्यास्थ संघट। ठीक है, दो दिशा में प्रत्यास्थ संघट हमको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल ली होगी सभी लोगों ने। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो पार्टिकल है। मान लेते हैं एक हमारे पास, ये इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक कोई कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक ये पार्टिकल है, ठीक, और उसके बाद हमारे पास एक ये पार्टिकल है, राइट। अब हो क्या रहा है यहाँ पर देखिएगा कि ये पार्टिकल जा रहा है और इसमें टक्कर मारता है, इसमें टक्कर मारता है। तो हमारे पास ये एक पार्टिकल है जो कि इसमें टक्कर मारता है। तो टक्कर मारने के बाद क्या होता है कि एक पार्टिकल हमारा जो है ये इस दिशा में चला जाता है, राइट, और दूसरा पार्टिकल हमारा इस दिशा में चला जाता है, ठीक। अब होता क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं इसके कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल था ये ए पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है मान लेते हैं ये ए पार्टिकल है, ठीक, और ये पार्टिकल जो है ये पार्टिकल बी है। तो हम नाम लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये ए पार्टिकल है और ये पार्टिकल है हमारा बी। अब मान लेते हैं कि ये v1 स्पीड से जाता है और ये v2 स्पीड से जाता है टकराने के बाद, ठीक। मान लेते हैं ये पार्टिकल थीटा एंगल का कोण बनाता है और ये वाला पार्टिकल मान लेते हैं फाई डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो अब अगर हम कंपोनेंट इसके बनाएंगे तो वेलोसिटी के अगर हम कंपोनेंट बनाएंगे तो हमारा जो इस दिशा में कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा v1 cos थीटा और v1 cos फाई, ये दोनों एक ही दिशा में बनेंगे, ठीक है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है
और जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे v1 साइन थीटा और इसका बनेगा v2 साइन फाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा डायग्राम इस तरीके से इसका बनेगा 2 डायमेंशनल कोलिजन में। अब ज़रा इसकी हम बात करते हैं थ्योरी की। अगर हम बात करें, अगर हम लोग थ्योरी की बात करते हैं तो लेट देयर आर two particle of mass m1 and m2, माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं। अब हम मानते हैं लेट पार्टिकल ऑफ मास m2 इज एट रेस्ट। हमने कहा m2 वाला जो पार्टिकल है वो रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि u2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो पार्टिकल था ये m2 था और ये m1 था, तो m2 पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में था। ठीक, अब मान लेते हैं कि v1 और v2 ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन है, यानी संघट के बाद वेग है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होता है फार्मूला, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है ना? ये तो हमारी थ्योरी हो गई, और थ्योरी आप लोगों ने नोट कर ली होगी और कंजर्वेशन का लॉ लगा दिया हमने। तो हम इसको रब कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो u2 तो हमारा 0 था। जब u2 0 था तो ये वाला टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे m1 u1 इज इक्वल टू, अब देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन की अगर हम ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी दो दिशाओं में है, यानी कि x दिशा में और y दिशा में। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन या इन x डायरेक्शन। इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में बात करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास है v1 cos थीटा, यानी कि v1 की जगह हम लोग लिखेंगे v1 cos थीटा प्लस m2 v2 भी एक ही दिशा में है, तो इसलिए दोनों ही प्लस के रहेंगे।
अब इन वर्टिकल डायरेक्शन यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो देखिए जो ऊपर सिर्फ पार्टिकल जा रहा है और नीचे पार्टिकल जा रहा है, आ नहीं रहा है, यानी टकराने के बाद है वेग लेकिन पहले नहीं है वर्टिकल। तो वर्टिकल वेलोसिटी पहले नहीं है तो टकराने के पहले 0 और टकराने के बाद ऊपर वाली तो हम लोग लिखेंगे m1 v1 साइन थीटा। नीचे क्योंकि माइनस y दिशा में है इसलिए इसको लिखेंगे m2 v2 साइन फाई। क्लियर है बात? तो एक हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई ये, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। मोमेंटम निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो टकराने के पहले काइनेटिक एनर्जी बराबर टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी। तो टकराने के पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ m1 u1 स्क्वायर। u2 0 था इसलिए टकराने के पहले दूसरे पार्टिकल में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। टकराने के बाद क्या लिखोगे? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1 2 3, लेकिन वेरिएबल हमारे पास 4 हैं। देयर आर 4 वेरिएबल, वेरिएबल को कहते हैं चर राशि। हमारे पास 4 चर राशि हैं, 4 वेरिएबल हैं, बट इक्वेशन हमारे पास 3 है। यानी क्या क्या है? v1 है, v2 है, थीटा है और फाई है। यानी ये हमारे पास 4 हैं। बट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बट इक्वेशंस आर 3। इक्वेशन हमारे पास 3 है, हैंस वी कैन नॉट डिफाइन फाइनल मोशन। 4 वेरिएबल हैं तो 4 ही इक्वेशन भी होनी चाहिए थी, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन हैं, तो लिखेंगे हैंस वी कैन नॉट डिटरमाइन फाइनल मोशन। फाइनल इसलिए हम अंतिम वेग नहीं निकाल सकते, समझ रहे ना? तो ये हमारा यानी कि 2 मोशन में संघट्ट जो टक्कर होगा वो 2 दिशाओं में एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को? और यहाँ तक करके हमको छोड़ देना है। तो मेरा ख्याल है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं द्रव्यमान केंद्र के निर्देश फ्रेम में प्रत्यास्थ टक्कर या प्रत्यास्थ संघट्ट। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो वो बच्चा कॉलेज आकर के मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9838333844। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपनी समस्या मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर किसी को कोई समस्या होती है तो या तो कॉलेज आकर के आप मुझसे पूछ लीजिए, या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे इस पर संपर्क करके अपनी समस्या डिस्कस कर लीजिए। मैं आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स?
चलिए ओके, मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ। अब हमारे पास अगली हेडिंग है। अब इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म में करेंगे, यानी कि इलास्टिक कोलिजन in 2 dimension in the center of mass reference frame ये हमारे पास हेडिंग है। यानी हिंदी में अगर हम हेडिंग की बात करें तो द्रव्यमान केंद्र के निर्देश फ्रेम में प्रत्यास्थ संघट्ट। ये हमारी हेडिंग है और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो वही डायग्राम बनाएंगे हम लोग। वो डायग्राम हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें उस डायग्राम को बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारे पास डायग्राम है। अब हम यहाँ से हमको क्या क्या ज़रूरत है वो हम रख लेते हैं और बाकी सबको हटा देते हैं। ये देखिए, चलिए। तो इसमें U2 तो हमारा 0 था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या लिखेंगे? m1 u1 इज इक्वल टू x डायरेक्शन के लिए वही जो कंडीशन पहले थी वही फिर लिखेंगे, cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। और इन y डायरेक्शन y डायरेक्शन के लिए टकराने के पहले कोई वेग नहीं था। m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ठीक है। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से इक्वेशन हमारी क्या बनी थी? हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर अब देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM जानते हैं कितना होता है?
M1 U1 प्लस M2 V2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो VCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? M1 U1 M1 प्लस M2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि U2 हमारा 0 है, ठीक है ना। तो अब हम देखिए, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ। देखिए, तो U1 डैश फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे U1 माइनस VCM, ठीक। U2 डैश फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे U2 माइनस VCM, ठीक। सब पे वेक्टर लगा दीजिएगा। इसी तरीके से V1 डैश अगर फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे V1 माइनस VCM। अभी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं ये चीज़। V2 डैश फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे V2 माइनस VCM। तो पहले हम लोग U1 के लिए करते हैं, इसके लिए तो इसमें M1 का गुणा करते हैं दोनों तरफ। तो M1 मल्टीप्लाई करते हैं U1 का, M1 U1 माइनस M1 VCM, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं। M1 VCM। अब देखिए, VCM की वैल्यू रख देते हैं और M1 को कर लेते हैं कॉमन। तो अंदर मिल जाएगा U1 माइनस M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। इतना मिल जाएगा हम लोगों को। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करा के, LCM लेके। तो हमको कितना मिलेगा? M2 U1 M1 अपॉन M1 प्लस M2, इतना मिल जाएगा। इसी तरीके से देखिए, M2 U2 डैश कितना मिल जाएगा? माइनस M2 U1 M1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो देखिए, तो आपने देखा होगा कि दोनों की वैल्यू इक्वल आई है, ठीक है ना। सिमिलरली अब हम लोग सॉल्व करेंगे। M1 U1 डैश इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस M2 U2 डैश, ठीक है ना। दोनों इक्वल हैं इसलिए हम इसको इक्वल लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम आई है, एक माइनस में आया है, एक प्लस में आया है। इसी तरीके से हम लिखेंगे M1 V1 डैश इज इक्वल टू माइनस M2 V2 डैश। ये भी हमको सेम मिलेगा। तो अब M1 V1 डैश इज इक्वल टू M2 U2 डैश M1 V1 डैश इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी के मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ।
काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा, वैल्यू लिख लेंगे, v2 u2 डैश की वैल्यू रख देंगे और v2 डैश की वैल्यू रख देंगे ऊपर से निकाल करके, जो अभी हम लोगों ने निकाला है वहाँ से वैल्यू रख देंगे। तो m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश की वैल्यू निकाल लीजिए, अभी जो हम लोगों ने लिखा है फार्मूला ऊपर, m1 u1 डैश अपॉन m2 का होल स्क्वायर, ये बराबर लिखेंगे हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 ब्रैकेट में m1 v1 डैश अपॉन m2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए m2 से m2 कट जाएगा, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो देखो कितना मिलेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कॉमन ऑमन ले लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए सॉल्व करते हैं, हाफ m1 u1 डैश का स्क्वायर, अंदर मिलेगा m1 अपॉन m2, कॉमन करिए इधर भी, v1 डैश स्क्वायर, अंदर मिल जाएगा आपको 1 प्लस m1 अपॉन m2 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए u1 डैश v1 डैश u2 डैश v2 डैश, ये हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो हैंस in frame of center of mass velocity remain unchanged, अतः हिंदी में बात करें, द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में वेग अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है इसको आप कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। और अगली हेडिंग मैं आपको पढ़ा देता हूँ इसी में, जल्दी से इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में देखिए तो देखिए ये जो हेडिंग है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में, इसमें आपको शॉर्ट में पूछा जाता है
स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है डी सिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल scattered d sigma is equal to number of particle scattered scattering angle between theta and theta plus d theta per unit time, ठीक, upon number of particle passing per unit area normal to the beam per unit time, ठीक। फार्मूला होता है dN/I। इससे ज़्यादा आपसे इसमें नहीं पूछेंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में। फिर भी इन केस अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कॉलेज आ सकते हैं और कॉलेज आकर के मिल सकते हैं। और मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया ही है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।